नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरा यूट्यूब चैनल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में। दोस्तों, आपको जैसे ही पता है कि मैं हर महीने का समरी आपके सामने साझा करता हूं कि क्या नोटिफिकेशन नए आए हैं, कौन से रूल रेगुलेशन अपडेट हुआ है, क्या ऑफिस मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ने निकाली है, सीपीसीबी ने क्या गाइडलाइन रिलीज़ किया है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अक्टूबर महीने का क्या क्या इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर ऑफिस मेमोरेंडम साझा किया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है अक्टूबर महीने का जो आप देख रहे हैं 30 अक्टूबर 2025 वाला सबसे पहला वाला जो 339 सीरियल नंबर है, वहाँ से लेकर के 336 यानी कि 4 ऑफिस मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ने साझा किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 339 सीरियल नंबर के ऊपर। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो उसका आप सब्जेक्ट लाइन देख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन कैलकुलेटिंग द वैलिडिटी ऑफ ईसी ग्रांटेड एक्सक्लूडिंग द टाइम टेकन विथ रिगार्ड टू प्रोसीडिंग बिफोर एनसीटीएल और कोर्ट्स। इसका जो पब्लिश डेट है वो 30 अक्टूबर 2025 का है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नए ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है इसी वैलिडिटी कैलकुलेशन जब प्रोजेक्ट एनसीटीएल या कोर्ट प्रोसीडिंग में अटका हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन एनसीटीएल केसेस या कोर्ट स्टे ऑर्डर की वजह से रुक जाता है। इन केसेस में प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के हाथ में कुछ नहीं होता, पर इसी की वैलिडिटी फिर भी ख़त्म हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि कोर्ट या एनसीटीएल के चलते जो टाइम प्रोजेक्ट रुक गया था वो जीरो पीरियड माना जाएगा, मतलब उस ड्यूरेशन को इसी वैलिडिटी कैलकुलेट करते वक्त एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ गवर्नमेंट ने ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू बताया है। अब ये जीरो पीरियड कब अप्लाई होगा? 3 कंडीशन में अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। अब कौन सा है कंडीशन? जब कोर्ट का स्टे ऑर्डर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रोक देता है, जब केस एनसीटीएल में पेंडिंग रहता है और रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने तक प्रोजेक्ट रुकता है, जब लिक्विडेशन प्रोसेस में एनसीटीएल के थ्रू नए बिडर को प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इन सब केसेस में प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा। अगर लिटिगेशन या एनसीटीएल का टाइम 3 साल से ज़्यादा चला गया तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी अपडेटेड साइट कंडीशन के हिसाब से नई एनवायरमेंटल सेफगार्ड सीटीओ कंडीशन में ऐड करेगी। और ये क्लैरिफिकेशन कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस पर भी लागू होगा। ये डिसीजन मिनिस्ट्री के कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से इशू हुआ है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। अब 338 के ऊपर चलते हैं। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, चलिए समझते हैं। अब इसका जो आप सब्जेक्ट लाइन देख रहे हैं, ये क्या है कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द अप्रेजल प्रोसेस फॉर ग्रांट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर कैटेगरी बी प्रोजेक्ट अंडर द ईआईए नोटिफिकेशन 2006। ठीक है, इसका जो पब्लिश डेट है क्या है? 30 अक्टूबर 2025। ठीक है, ये 30 अक्टूबर को 2 नोटिफिकेशन है। पहला वाला हमने डिस्कशन कर लिया, अभी सेकंड के ऊपर चलते हैं, जिसमें इसमें क्या है कि जिसमें कैटेगरी बी प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस को क्लैरिफाई किया गया है, जो ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के अंडर आते हैं। अब नोटिफिकेशन के हिसाब से ईएसी कौन होता है? एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ठीक है, ईएसी सेंट्रल लेवल पर और एससीआईसी स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी स्टेट लेवल पर प्रोजेक्ट्स का स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और अप्रेजल करते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी को ध्यान होगा। अब कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी SEIAA रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जो इसी को ग्रांट करती है ना। आप सभी को अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने सारे चीज़ें बताया है कि सिया कौन है, SCAC कौन है, EAC कौन है। ठीक है, तो SEIAA ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये जो है इसी को ग्रांट करती है इन स्टेट लेवल। ठीक है, अब तक कई स्टेट्स में ये देखा गया था कि सिया मीटिंग में प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को दोबारा प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया जा रहा था, जबकि SCAC ऑलरेडी उनका डिटेल अप्रेजल कर चुकी होती है। मिनिस्ट्री ने अब इस पर क्लियर क्लैरिफिकेशन दिया है कि ईआईए नोटिफिकेशन के प्रोविजन में कहीं भी SEIAA मतलब सिया के सामने सेपरेट प्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है।
सिया की मीटिंग सिर्फ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए ही होती है ताकि मेंबर्स मिलकर एसी के रिकमेंडेशन पर फाइनल डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से दोबारा प्रेजेंटेशन मंगवाना नोटिफिकेशन स्पिरिट के अगेंस्ट है और इससे अननेसेसरी डुप्लीकेशन और डिले होता है। इसलिए मिनिस्ट्री ने सभी सिया को डायरेक्ट किया है कि वो सिर्फ एसी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और रिकमेंडेशन के बेस पर डिसीजन ले। अगर ज़रूरत हो तो वो पैरा नंबर 81 और 81B के प्रोविज़न यूज़ कर सकते हैं फाइनल डिसीजन के लिए। इस स्टेप से यूनिफॉर्मिटी और फास्टर प्रोसेसिंग दोनों एंश्योर होंगे एनवायरमेंटल क्लियरेंस के प्रोसेस में। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद इशू किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो हम लोगों ने दूसरा नोटिफिकेशन के बारे में भी डिस्कशन कर लिए। अभी हम लोग चलते हैं तीसरा नोटिफिकेशन की तरफ। तीसरा जो 337 नंबर आप देख रहे हैं उसमें उसके ऊपर चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, इसके ऊपर चलते हैं। अभी ये क्या बोल रहा है, चलिए समझते हैं। अब ये जो है इसका जो है सब्जेक्ट लाइन है वो है कि रेशनलाइजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट और ग्रीन कवर फॉर इंडस्ट्रियल स्टेट्स पार्क्स एंड इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पॉल्यूशन पोटेंशियल। अब इसका पब्लिश डेट क्या है, ये 29/10/2025 को पब्लिश हुआ है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस ऑफिस मेमोरेंडम इशू करते हुए कहा है कि इंडस्ट्रियल स्टेट पार्क्स और इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के लिए ग्रीन बेल्ट, इंडिविजुअल इंडस्ट्री मतलब आउटसाइड ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के लिए ग्रीन बेल्ट, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के लिए ग्रीन बेल्ट और ग्रीन कवर रिक्वायरमेंट को रेशनलाइज किया जाएगा। आप सभी को पता होगा पहले जो इसी का कंडीशन थे उसमें 33% ग्रीन बेल्ट का रूल था और क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज में ये लिमिट 40% तक बढ़ा दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब मिनिस्ट्री ने पॉल्यूशन पोटेंशियल के हिसाब से नए बैलेंस्ड नॉर्म्स प्रेस्क्राइब किया है। अब क्या किया है चलिए डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल स्टेट पार्क्स के लिए मिनिमम 10% एरिया को कॉमन डेंस ग्रीन जोन बनाना होगा। अभी मैं बात करूंगा किसके लिए, इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जो भी इंडस्ट्री फॉल होते हैं उनके लिए बात करूंगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल स्टेट तो मतलब किसी एक इंडस्ट्रीज का नहीं होगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसके अंदर आते होंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल स्टेट का उसका तो कोई गवर्न करता होगा ना, उसका टोटल इंडस्ट्रीज में एक साइड में कॉमन एरिया में 10% ग्रीन बेल्ट लगाने का मैंडेटरी किया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि मिनिमम 10% एरिया को कॉमन डेंस ग्रीन जोन बनाना होगा जिसमें लगभग 2500 ट्रीज पर हेक्टर प्लांटेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा इंडिविजुअल इंडस्ट्री, जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री आए, जैसे अभी तो एक इंडस्ट्रियल स्टेट में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और उन सबके लिए एक कॉमन 10% एरिया को आपने ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर कर लिया। लेकिन अभी आता है बारी किसका, कि जो है इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज है। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के लिए मिनिमम ग्रीन बेल्ट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी मैं बताता हूँ। अब ये कैटेगरी वाइज उन्होंने अलग अलग कर लिया। रेड कैटेगरी के लिए 15%, जो इंडस्ट्री रेड कैटेगरी में फॉलो होता होगा उस इंडस्ट्रियल स्टेट में उसको 15% ग्रीन बेल्ट करनी होगी। ऑरेंज कैटेगरी के लिए 10% करनी होगी। ग्रीन एंड वाइट कैटेगरी के लिए ऑप्शनल रखा गया है, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इसका। फिर आता है इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज यूनिट्स आउटसाइड इंडस्ट्रियल स्टेट, जो इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज हैं जो आउटसाइड इंडस्ट्रियल स्टेट के हैं, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ने क्या बोला है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब ये जो सेकेंड वाला है बी वाला, उसमें क्या बोला है कि अगर सेक्टर प्रीडोमिनेंटली एयर पॉल्यूटिंग है तो रेड कैटेगरी को 25% और ऑरेंज को 20% ग्रीन बेल्ट मेंटेन करना होगा। अब देखो ये जो प्रीडोमिनेंटली एयर पॉल्यूटिंग सेक्टर जो PIA मीन्स एयर पॉल्यूशन स्कोर, ये अब है ना, आप देखिएगा ये जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेड ऑरेंज वाइट ब्लू वाला जो क्लासिफिकेशन अभी CPCB ने पिछले कुछ महीने में निकाली थी, उसके अंदर उन्होंने स्कोर कैसे पॉल्यूशन का काउंट करते हैं उन्होंने सारा डिस्क्राइब किया है। तो उसके अंदर वाटर का अलग है, एयर का अलग है ना। तो एयर वाला जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर कुछ 80 के ऊपर रहता है तो रेड कैटेगरी के वाले को 25% मैंडेटरी ग्रीन बेल्ट करनी होगी। ठीक है, अगर 80 से नीचे रहता है रेड कैटेगरी में है फिर भी उसको 20% करनी होगी। तो 5% का थोड़ा इसमें गैप दिखता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अब दूसरे सेक्टर के लिए रेड 20%, ऑरेंज 15%, ग्रीन 10% और वाइट ऑप्शनल रखा गया है। अब क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज, अब देखिए क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया वालों को तो 40% तो करना ही करना है, मतलब पहले भी था और इस नोटिफिकेशन आने के बाद इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, इनको 40% ही करना पड़ेगा। वो पहले जो नोटिफिकेशन आया था एनजीटी ऑर्डर 23 अगस्त 2019 को, जो सीपीए मतलब क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरियाज एंड सीवियरली पॉल्यूटेड है एसपीए, इनको 40% का टारगेट दिया था कि आपको जो है ग्रीन बेल्ट 40% करनी होगी। अभी भी ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 40% ही करना होगा। अब कुछ जनरल डायरेक्शन भी दिए गए हैं जिसमें नेटिव और पॉल्यूशन टॉलरेंट स्पेसीज का यूज करना होगा, मल्टी टायर प्लांटेशन मॉडल अडॉप्ट करना होगा, टॉल ट्रीज, श्रब्स एंड ग्राउंड कवर के कॉम्बिनेशन के साथ करना होगा, ग्रीन बेल्ट को विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डिजाइन करना होगा ताकि पॉल्यूशन इंटरसेप्शन मैक्सिमाइज हो, रेगुलर मेंटेनेंस, इरिगेशन, प्रूनिंग और मॉनिटरिंग कंपलसरी होगा। अब मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रियल स्टेट को हाफ ईयरली ग्रीन बेल्ट स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी, एसपीसीबी, पीसीसी और एमओएफसीसी के इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस को। अब इंडिविजुअल यूनिट्स भी अपने ग्रीन बेल्ट और एरिया और स्पेसिस डिटेल एनवायरमेंटल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करेंगे। अब एसपीसीबी और आईआरओ ईयरली वेरिफिकेशन और रैंडम इंस्पेक्शन करेंगे। ये नए नॉर्म्स पुराने 27 अक्टूबर 2020 के ओएम को रिप्लेस करते हैं और अब प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगे सभी नए और पेंडिंग इसी एप्लीकेशन पर। अब देखो, अभी ये जो बी वाला मैंने आपको बताया ना, इसमें एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें जो ये जो बी वाले का जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है, द सेक्टोरल ईएसी एसीएसी में रेफर द क्राइटेरिया बिलो। देखो अभी ये लाइन वर्डिंग समझिएगा प्रॉपर, इसमें क्या है, मे रेफर द क्राइटेरिया। अब ये जो क्राइटेरिया आप ये टेबल देख रहे हो, बी वाला टेबल देख रहे हो, ये क्राइटेरिया को एसीएसी या ईएसी के सामने आपको प्रेजेंट करना होगा कि भाई मेरा जो रेट कैटेगरी में मैं फॉलो होता हूँ, मतलब अगर एक तरीके से आपको कन्विंस करनी होगी कि मेरे को जो है आप इतना इस टेबल के हिसाब से मेरे को ग्रीन बेल्ट कितना लगाना है वो सेट करके दो, ठीक है। तो ये मे रेफर है, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी कर दिया है बी वाले को। ए वाला जो आप देख रहे हो, ए वाले के लिए तो मैंडेटरी है, जो मैंने आपको बताया ए वाला तो परफेक्ट है, लेकिन बी वाले के लिए उन्होंने अभी भी मे रेफर करके बोला है, ठीक है। अब ये चलते हैं, ये हो गया हमारा थर्ड नोटिफिकेशन। अब हम लोग चलेंगे फोर्थ नोटिफिकेशन की तरफ, राइट। फोर्थ है क्या है, 336, राइट। तो 336 की तरफ चलते हैं। अब 336 को मैं ओपन कर देता हूँ। 336 का जो सब्जेक्ट लाइन है वो है एसओपी फॉर ऑब्टेनिंग कमेंट्स फ्रॉम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी ऑब्लिक पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी पीसीसी थ्रू परिवेश पोर्टल अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिस्ट्रीज ओएम डेटेड 14 जनवरी 2025, पब्लिश डेटेड 8/10/2025। ठीक है, अभी ये ओपन नहीं हो रहा, 1 मिनट। हाँ, इसको वापस ओपन करते हैं। हाँ, इसमें क्या है, ये 8 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। इसमें क्या लिखा है कि मिनिस्ट्री ने 12 नवंबर 2024 को, ध्यान रखिएगा 12 नवंबर 2024 को दो नोटिफिकेशन जारी किए थे, जीएसआर 702E और जीएसआर 703E। इन दोनों नोटिफिकेशन के तहत कुछ कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज को वाटर एक्ट 1974 के सेक्शन 25(1) और एयर एक्ट 1981 के सेक्शन 21(1) से एग्जेम्पशन दी गई है, यानी उन्हें अलग से कंसेंट टू एस्टेब्लिश लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ने 14 जनवरी 2025 ध्यान रखिएगा, को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था जिसमें डिटेल्ड प्रोसेस बताया गया था उन प्रोजेक्ट के लिए जिनके लिए प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी है, लेकिन सिटी अलग से लेना एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ने ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया है परिवेश पोर्टल के जरिए। अब मिनिस्ट्री ये या सिया, जो मिनिस्ट्री है एमओएफसीसी या सिया, जब भी कोई ईसी प्रपोजल एवेल्युएट करेगी टू स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से उनके कमेंट परिवेश पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए सभी एसपीसीबी और पीसीसी के मेंबर सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो अपने कमेंट्स प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस के अंदर परिवेश पोर्टल पर सबमिट करें ताकि रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रपोजल पर आगे एक्शन ले सके। पोर्टल पर कैसे काम करना है इसका स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो एनेक्सर में दिया गया है। जो प्रोजेक्ट्स 12 नवंबर 2024 के बाद ईसी ग्रांट हो चुके हैं या जिनकी ईसी एप्लीकेशन मिनिस्ट्री या सिया एससीएससी के द्वारा एक्सेप्ट हो चुकी है
और जो इस नई ओएम के इशू होने के 15 दिन के अंदर आते हैं, उन प्रोजेक्ट को अपने एनवायरमेंटल सेफगार्ड एसपीसीबी पीसीसी से 30 दिन के अंदर लेना होगा, जिस जैसे कि 14 जनवरी 2025 के ओएम के पैरा 4 में बताया गया है। आगे से सभी इसी प्रपोजल परिवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रोसेस होंगे। 15 डेज के बाद से इफेक्टिव डेट यानी डेजिग्नेटेड डेट के हिसाब से ये डायरेक्शन कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद जारी किए गए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th नोटिफिकेशन। अभी देखिए ये जो भी है, मैंने आपको परिवेश पोर्टल के जितने भी ओएम नए आए थे उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया। अभी हम लोग चलेंगे सीपीसीबी साइट के ऊपर। ठीक है, अब सीपीसीबी में दो नए नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। दोनों नोटिफिकेशन आपको पता होगा, जैसे कि एक तो सीपीसीबी मैंडेटरी ओसीएम रजिस्ट्रेशन इन न्यू लिंक। ठीक है, वो बोला है कि आपको जो है नए लिंक के तहत आपको एक मिनट ये ओपन कर देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं सीपीसीबी में जो दो नए नोटिफिकेशन है वो क्या है। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसमें फर्स्ट ये सेकंड वाला देख रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ओसीएमएस, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो इसमें क्या है कि एक नया ओसीएमएस पोर्टल डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से इंडस्ट्रीज अपना पॉल्यूशन मॉनिटरिंग डाटा सीधा सीपीसीबी सर्वर पर ट्रांसमिट करेगी। नया पोर्टल का लिंक जो है वो http://cms.cpcb.gov.in है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्री पहले पुराने ओसीएमएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं उन्हें अब नए पोर्टल पर दोबारा रजिस्टर करना होगा और डाटा ट्रांसमिशन नए सिस्टम के थ्रू करना होगा। देखो अभी ये जो भी इन्होंने नया रजिस्ट्रेशन करने का अभी गाइडलाइन लेके आए हैं, इसका पूरा का पूरा मैनुअल इन लोगों ने दिया हुआ है। आप अगर ये जो आप ये देखिए, इसमें जो भी इन्होंने लिंक दिया है ना, ये HTTP वाला, देखिए ध्यान से देखिए, http://cms.cpcb.gov.in वाला, इसको जब भी आप ओपन करोगे नीचे है ना एक वो मैनुअल दिया हुआ, उस मैनुअल को आप क्लिक करके देख लेना कि किस तरीके से इन लोगों ने कौन सा डाटा मांगा है। उस डाटा को आपको कंपाइल करनी होगी, फिर जो है आपको रजिस्ट्रेशन सीपीसीबी के नए साइट पे करना होगा। आप सभी को पता होगा पहले क्या था कि जो भी सीपीसीबी साइट पे इंडस्ट्रीज अपना डाटा सबमिट करती थी, वो एक बीच में एक बैरियर हुआ करता, लाइक बैरियर मतलब कि कोई एक थर्ड पार्टी हुआ करती थी, उसमें पहले आप अपना डाटा देते थे, फिर वो ट्रांसमिट करती थी सीपीसीबी साइट पे। लेकिन अभी जो है वो बीच वाला जो बैरियर है उनको सीपीसीबी ने हटा दिया है। अब इंडस्ट्री को जो डायरेक्ट सीपीसीबी के सर्वर पर अपना डाटा थ्रो करना होगा, और उसके बेसिस पे उन लोगों ने नया जो है सीपीसीबी का ओसीएमएस पोर्टल जारी किया है। ठीक है, तो सीपीसीबी ने सभी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को डायरेक्शन दिया है कि दिल्ली एनसीआर के इंडस्ट्रीज को 15 अक्टूबर 2025 तक के नए पोर्टल पर ऑनबोर्ड कर लिया जाए। बाकी देश के इंडस्ट्रीज के लिए, बाकी जो देश के जो दूसरे इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए डेडलाइन रखी गई है 15 नवंबर 2025। जो इंडस्ट्रीज इस निर्धारित समय सीमा के अंदर नए पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करती हैं उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं। देखो ये तो आपका सीपीसीबी का एक मैंने बता दिया, अब मैं आपको ले चलता हूँ ये इसमें हमारा जो है ई गैजेट की तरफ, ई गैजेट के नोटिफिकेशन की तरफ। राइट, ई गैजेट में भी एक नया अच्छा नोटिफिकेशन आया है जो आपका काम का है अक्टूबर महीने में। उसमें ऐसा है कि जो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है जिसके ऊपर ऐसा बताया गया है कि जो सीटीपी है उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेने के लिए। राइट, ये ओपन हुए तब आपको बताता हूँ, एक मिनट, थोड़ा नेट स्लो है मेरा। ई गैजेट 1 मिनट, सर्च में आप देख लीजिए किस तरीके से मैं जो है नए नोटिफिकेशन या ऑफिस मेमोरेंडम जो भी हमारे गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं वो किस तरीके से हम उसको ट्रैक करते हैं, किस तरीके से हम उसको देखते हैं। तो मैं जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ, जैसे सर्च ऑप्शन में गया तो सर्च ऑप्शन में जाके फिर देखो अभी ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, 1 मिनट, ये शायद 1 मिनट, ई गैजेट। अभी इसमें देखिए ये आया सर्च बाय मिनिस्ट्री, सर्च बाय मिनिस्ट्री में गया, इसमें मैं गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। राइट, इसमें क्लिक किया,
नवंबर में नहीं, हमको अक्टूबर का चाहिए। अक्टूबर का देख रहे हैं हम लोग, सबमिट किया, राइट। अभी देखिए ये अभी आएगा। अब देखिए इसके अंदर जो आप देख रहे हैं 8 नंबर वाला, देखो ये 8 नंबर वाला, ये सबसे मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसके लिए इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी ये 1.191 MB का है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करते हैं, इसके बारे में समझते हैं, राइट। ये लास्ट है, मैं इस फिर हम लोग क्लोज करेंगे। देखिए ये क्या है, 1 अक्टूबर 2025 को ये रिलीज हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी सीईटीपी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस के रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट करने के प्रस्ताव रखा गया है। अब सीईटीपी अब तक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के आइटम 7H के अंडर कवर्ड था, जिसके लिए प्रायर एसी लेना जरूरी होता था। लेकिन मिनिस्ट्री के पास कई रिप्रेजेंटेशंस आए हैं जिसमें सीईटीपी को ईसी से एग्जेम्पशन देने की डिमांड की गई थी। रिसेंट ईयर्स में इंडस्ट्रियल क्लस्टर जैसे फार्मास्यूटिकल, पेंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और टेक्सटाइल सेक्टर्स में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है। इन इंडस्ट्रीज ने अपनी एफ्लुएंट मैनेजमेंट सिस्टम को मॉडर्नाइज किया है ताकि वो स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो कर सकें। सीटीपीज अब एक इफ़ेक्टिव और कॉस्ट इफ़ेक्टिव एफिशिएंट सॉल्यूशन बन गया है, जिससे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंप्लायंस इंश्योर होती है। एक ही फैसिलिटी में मॉनिटरिंग होने से पॉल्यूशन कंट्रोल और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो जाता है। इसके अलावा कई सेक्टर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जेडएलडी सिस्टम का एडॉप्शन भी बढ़ गया है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए अनट्रीटेड वेस्ट वाटर एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होता, बल्कि पूरा एफ्लुएंट रिसाइकल और रीयूज किया जाता है। इससे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बचते हैं और पॉल्यूशन रिस्क भी कम होता है। अभी के समय में इंडस्ट्रीज और उनके ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 के तहत रेगुलेटेड है। एसपीसीबी और सीपीसीबी दोनों रेगुलर मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन और रिपोर्टिंग के जरिए कंप्लायंस इंश्योर करते हैं। सेक्टरल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने रिकमेंड किया है कि सीईटीपी को प्रायर ईसी से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल सेफगार्ड फॉलो करने होंगे जो एसपीसीबी पीसीसी कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट के दौरान एनफोर्स करेंगे। अब एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने भी इस रिकमेंडेशन से सहमति दी है और माना है कि सभी सीईटीपी को एग्जेम्पशन मिल सकता है जब तक प्रेस्क्राइब्ड एनवायरमेंटल सेफगार्ड लागू किए जा रहे हो। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईआई नोटिफिकेशन 2006 के शेड्यूल में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल सर्विसेज के नीचे 7H जिसमें सीईटीपी लिस्टेड था, उस एंट्री को हटाने का प्रस्ताव रखा है। यही अगर ये नोटिफिकेशन फाइनल होता है तो ये देखो, ये तो ड्राफ्ट है, ठीक है। तो अगर फाइनल होता है तो सीईटीपी को प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन उन्हें एसपीसीबी पीसीसी के कंसेंट मैकेनिज्म के तहत सारे एनवायरमेंटल सेफगार्ड फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ये जो छः नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ साझा किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हुए हैं, अक्टूबर महीने में जारी किया गया गवर्नमेंट को द्वारा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप मेरे चैनल में जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं दिसंबर में लाऊंगा, नवंबर का समरी के थ्रू, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।